नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस गैलरी में। इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं, ऐसे टॉपिक्स जो कि इस ओर इशारा करते हैं कि भारत आने वाले 8 से 10 सालों में आपको एशिया की दूसरी महाशक्ति बनती हुई दिखाई देगी। दूसरी से मेरा मतलब सेकंड रैंक नहीं है, दूसरी से मतलब है कि दो लोग होंगे। पहला कौन होगा? पहला आपको पता है चाइना है, दूसरा इंडिया अभी भी है, लेकिन भारत जो अब आगे करने जा रहा है उस चीज से चाइना को इतनी मिर्ची लगेगी कि चाइना का जो प्रभुत्व है वो कम होगा और भारत का प्रभुत्व वक्त के साथ बढ़ता जाएगा। ऐसी क्या सारी चीजें हुई हैं, भारत किसे तेजस को बेचने का प्लान कर रहा है, इन सारी चीजों पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं तेजस के ही ऊपर, उसके बाद अपने एयर चीफ और डिफेंस मिनिस्टर के दो बड़े बयान से मैं आपको अवगत कराऊंगा। तो एचएएल के चीफ से पूछा गया है कि एरो इंडिया के दौरान जो तेजस प्रदर्शित किया है, डील भी हुई है 83 तेजस की, तो कौन से ऐसे देश हैं जो कि इंटरेस्टेड हैं, और इतना महंगा तेजस है तो क्या कोई इसे खरीदेगा? क्योंकि इसका जो कॉम्पिटिटर फाइटर जेट है JF-17 चाइना वाला, वो तो सस्ता है। तो उसके रिप्लाई में उनका कहना था कि ऐसा नहीं है कि लोग सोच रहे हैं कि 48,000 करोड़ रुपए का डील हुआ है तो आप उसको डिवाइड कर दीजिए 83 तेजस से, तो आपको पर तेजस की कॉस्ट 515 करोड़ रुपए के आसपास मिल जाएगी। लेकिन उनका कहना है कि ये डील ऐसी नहीं है। ये डील एक्चुअल में जो तेजस की कॉस्ट पड़ेगी किसी भी दूसरे नेशन को, वो लगभग 309 करोड़ रुपीस की पड़ेगी अगर कोई फिलहाल तेजस की डील करता है, मतलब 4-6 महीने साल भर में समझिए। बाकी सारी जो कॉस्ट है वो सारी कॉस्ट अलग कॉस्ट है। किसी भी देश के फाइटर जेट का जब आप दाम जानते हैं तो एग्जैक्टली आपको वो दाम बताया जाता है जो कि जैसे तेजस के बारे में 309 करोड़ बताया गया, वैसे ही आपको राफेल का हो सकता है कोई 80 मिलियन बता दे, लेकिन फिर जब आप खरीदते हैं तो आप देखते हैं कि उसकी कॉस्ट अलग चीजों की वजह से ज्यादा हो गई। अगर आपको कॉस्ट एक्सप्लेनेशन जाननी है कि क्या क्या फाइटर जेट में कॉस्ट होते हैं, कैसे तेजस का प्राइस इतना महंगा हो गया, तो उस पर हमने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना के रखी हुई है। उसकी लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं। कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो तेजस की बात हो गई यहां पे कि हम किस कॉस्ट पे दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करेंगे। तो यहां पे जब उनसे पूछा गया कि भाई कौन से ऐसे देश हैं जो कि इंटरेस्टेड हैं, तो उन्होंने देशों का नाम तो क्लियर नहीं बताया, लेकिन उनका कहना था कि साउथ ईस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट एशिया के कुछ कंट्रीज इसमें इंटरेस्टेड अभी शो हुई हैं, दिखाया उन्होंने इंटरेस्ट। बाकी और भी कंट्रीज से बात चल रही है, तो इसमें बहुत सारी कंट्रीज हैं, तो एग्जैक्टली बताना नहीं श्योर है, लेकिन स्पेकुलेशन और सोर्सेस के अकॉर्डिंग ऐसा माना जा रहा है कि श्रीलंका और इजिप्ट ने फिलहाल अभी जो एरो इंडिया हुआ है उसी में इंटरेस्ट शो किया है इस फाइटर जेट में, श्रीलंका और इजिप्ट। इसके अलावा और भी प्रोस्पेक्टिव कस्टमर हो सकते हैं भविष्य में, लाइक मलेशिया, वियतनाम, इंडोनेशिया और अगेन श्रीलंका। अगेन श्रीलंका मैंने इसलिए कहा क्योंकि ये जो 4 कंट्रीज मैंने नाम बताई हैं, मलेशिया, वियतनाम, इंडोनेशिया और श्रीलंका, इन चारों ही कंट्रीज में एचएएल जो है वो अपने लॉजिस्टिकल फैसिलिटीज का सेटअप करना चाह रहा है LCA तेजस के लिए। ये सेटअप करने से होगा क्या? तो ये सेटअप करने से कहीं ना कहीं उन कंट्रीज को हमारे फाइटर जेट के बारे में ज्यादा जानने को मिलेगा। साथ ही साथ लॉजिस्टिकल फैसिलिटीज जब आपके देश में सेटअप होता है तो आप ये अश्योर्ड रहते हो कि अगर आपने ये फाइटर जेट खरीदा इस देश से और लॉजिस्टिकल फैसिलिटी उसकी आपके देश में ही है ऑलरेडी, तो आपको आफ्टर सेल सर्विस में कोई दिक्कत नहीं होती है, सारी चीजें आसानी से अवेलेबल हो जाती हैं। तो ये सारे देश को इंडिया, जिसको इंडिया प्रोस्पेक्ट समझेगा वहीं जाके इंडिया भविष्य में अपनी लॉजिस्टिकल फैसिलिटीज सेटअप करेगा। ऐसे देश में नहीं करेगा जहां से उसको उम्मीद ही ना हो कि ये लोग हमारी कोई चीज खरीदेंगे। तो ये भी बात होती है। तो ये आपको मैंने बताया प्रोस्पेक्ट्स, बाकी हो सकता है और भी देश इसमें आ जाएं वक्त के साथ। वो तो जब आने वाला वक्त धीरे धीरे बताएगा, क्योंकि अब जो हमारा तेजस है वो पूरी तरीके से रेडी हो चुका है, हर तरह के ऑपरेशन वो कर सकता है। बाकी तेजस जो है वो थोड़ा सा अभी भी महंगा है अगर चाइना के JF-17 से, तो उसमें भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर महंगा है तो भी बिकेगा, बशर्ते वो देश नहीं खरीद पाएंगे जो अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं, जिनको वही चाइना वाला माल चाहिए। तो ऐसे देश नहीं लेंगे, लेकिन बाकी देश लेंगे। राफेल महंगा है, F-35 महंगा है, तो क्या वो बिकता नहीं है? बिल्कुल बिकता है। वैसे ही हमारा तेजस भी बिकेगा। महंगा है तो उसमें क्वालिटीज भी आपकी ज्यादा हैं। अगर आप JF-17 से कंपेयर करेंगे तो बहुत सारी चीजें हमारे फाइटर जेट में ज्यादा हैं। अब आते हैं अपने दूसरे टॉपिक पे, जो कि मैंने आपको बताया था कि डिफेंस मिनिस्टर और हमारे एयरफोर्स चीफ ने क्या कहा है। तो इंडियन ओशन रीजन के जितने भी डिफेंस मिनिस्टर्स हैं, इंडियन ओशन रीजन बहुत बड़ा है, तो इसमें 28 देशों के डिफेंस मिनिस्टर्स की एक कॉन्क्लेव हुई है जो कि भारत की अध्यक्षता में हुई है एरो इंडिया के दौरान थर्सडे को।
इसमें क्या हुआ है, इसमें जो स्टेटमेंट पास किए गए हैं हमारे डिफेंस मिनिस्टर की ओर से वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्या कहा है हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने? तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि इंडिया अब कैपेबल है पूरी तरीके से इंडियन ओशन रीजन में स्थित कंट्रीज को प्रोटेक्शन देने के लिए, सिक्योरिटी देने के लिए इंडिया पूरी तरीके से कैपेबल है। जो भी ऐसे फ्रेंडली नेशन है जिनके थॉट्स भारत के साथ मैच करते हैं उनके साथ भारत अपना टाई अप भी बढ़ाएगा, साथ ही साथ इंडिया नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनेगा इंडियन ओशन रीजन में, क्योंकि इंडियन ओशन रीजन में भारत का एक छत्र राज है, यहां पे चाइना भी कुछ नहीं है। इंडियन ओशन रीजन में अगर आपको कुछ करना है तो आपको भारत की परमिशन चाहिए ही चाहिए। तो भारत का एक छत्र राज है और भारत ने यहां पे इंडियन ओशन रीजन की सारी कंट्रीज को अश्योर किया है जो भी हमारे साथ भविष्य में डिफेंस टाई अप अच्छे रखती हैं हम उनके नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनेंगे। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए हमारे इंडियन एयरफोर्स चीफ ने कहा है कि अब इंडिया के पास जो कैपेबिलिटीज है वो इतनी ज्यादा हो चुकी है कि हम पूरे इंडियन ओशन रीजन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हम सिर्फ भारत की बाउंड्री को नहीं प्रोटेक्ट करते हैं बल्कि हमारे पास ऐसी कैपेबिलिटीज अब है कि हम 3000 किलोमीटर दूर जाके भी प्रिसीजन स्ट्राइक कर सकते हैं। प्रिसीजन स्ट्राइक का आपको मतलब बताओ तो ऐसी स्ट्राइक जो कि बिल्कुल पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ होती है। साथ ही साथ प्रिसीजन स्ट्राइक में आप जिस चीज को मारना चाहते हो आप सिर्फ उसी को मारते हो। ऐसा नहीं कि आपने कोई इतना बड़ा बम गिरा दिया कि आपको गिराना था किसी एक बिल्डिंग को, आपने गिरा दिया वहां की 4 बिल्डिंग्स को। तो जो आप चाहते हो बिल्कुल एक्यूरेट पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ उतना ही नुकसान हो, ऐसे स्ट्राइक को प्रिसीजन स्ट्राइक कहते हैं। तो भारत का कहना था कि भारत अपने प्रिसीजन स्ट्राइक में 3000 किलोमीटर तक दूर जाके अटैक कर सकता है। तो यानी कि जो कंट्रीज हमसे 1000-2000 किलोमीटर दूर है उनको भी चिंता करने की जरूरत नहीं होगी अगर हम उनके नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनते हैं। और ये जो इंडियन एयरफोर्स चीफ का कहना था, इसमें अगर मैं बताऊं इस पे भी मैंने डिटेल वीडियो बनाया था जब ये टेस्ट हुआ था, कुछ दिनों पहले की ही बात है। Su-30 MKI ने 3000 किलोमीटर से दूर जाके ऐसे स्ट्राइक को किया था। उसमें Su-30 MKI ने ब्रह्मोस को लॉन्च किया था। पहले Su-30 MKI मिड एयर रिफ्यूलिंग के तहत अपने पूरे डिस्टेंस पे जाता है। उस समय 3700 किलोमीटर क्लियर किया गया था न्यूज में, क्योंकि मैक्सिमम रेंज जो है वो Su-30 MKI की वही है। तो 3700 किलोमीटर तक अगर Su-30 MKI उड़ के जाता है फिर अपने 300 किलोमीटर रेंज तक के ब्रह्मोस से अटैक करता है तो 4000 किलोमीटर हो जाता है आपका टोटल। लेकिन यहाँ पे 3000 किलोमीटर हमारे एयर चीफ ने कहा और ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बाउंड्री है, पूरा इंडियन ओशन रीजन कवर हो जाएगा। तो ये सारी बातें जो एयर चीफ मार्शल ने कही या हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने कही ये इसी और इंडिकेट करती हैं कि इंडियन ओशन रीजन में भारत एक सुपर पावर बनने की कगार पे है। और जैसे ही हमारे डिफेंस रिलेशन ऑब्वियस है तभी अच्छे होंगे जब हमारी दूसरी कंट्रीज हमसे कुछ खरीदेंगी, कुछ चीजें हम उनसे बेचेंगे तो ही होगा। जैसा अमेरिका करता है आपने देखा हुआ है, रशिया भी कुछ ऐसा ही करता है। तो उसके बाद फिर भविष्य में आने वाले 5 साल 10 साल बाद आपको भारत भी एक सुपर पावर की तरह दिखना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा एक्सपोर्ट में इंडिया ने बहुत कुछ ऑप्शन खोल दिया है कि अब भारत बहुत सारी चीजें एक्सपोर्ट करेगा। आपको जान के आश्चर्य होगा कि इतनी सारी चीजें भारत के पास हैं एक्सपोर्ट करने को। लेकिन उससे पहले मैं एक प्रॉब्लम बताता हूं आपको कि प्रॉब्लम यह है कि भारत कुछ भी एक्सपोर्ट करेगा उसमें अमेरिका टांग लड़ा सकता है अपने एक एक्ट के थ्रू, जो कि है उनका काटसा, जो कि अमेरिका बिल्कुल लगाने की प्रोबेबिलिटी में दिख रहा है जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत, जो कि भारत पे लगेगा S-400 की वजह से। अगर काटसा लगता है तो भारत को किन दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, इस पे हमने एक डिटेल वीडियो अपने पार्टनर चैनल ऑनलाइन वेंचर्स पे बना के रखी है। आपने नहीं देखी तो जरूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन आई बटन पे आपको मिल जाएगा। तो यहां हम शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन करते हैं कि भारत ने क्या क्या एक्सपोर्ट को मंजूरी दी है। तो जैसा तेजस को मंजूरी मिल गई आपको पता है, तभी बात हो रही है। आकाश को पहले ही मिल चुकी थी। तेजस और आकाश के अलावा बहुत सारे सिस्टम्स को एक्सपोर्ट की मंजूरी मिली है, जैसे कि आर्टिलरी गन्स, अलग अलग टाइप के एक्सप्लोजिव्स, टैंक्स, मिसाइल्स, एंटी टैंक माइंस और भी बहुत सारी चीजें इसमें हैं। टोटल मिला के 156 आइटम्स को ये मंजूरी मिली है। अगर आपको थोड़ा सा समझाऊं तो ये आपको स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा, इसमें लिखा हुआ है 19 एरोनॉटिकल सिस्टम, 16 न्यूक्लियर केमिकल इक्विपमेंट, 41 आर्मामेंट एंड कॉम्बैट सिस्टम, 28 नवल सिस्टम, नेवी के लिए भी है, 27 इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन सिस्टम,
10 लाइफ प्रोटेक्शन आइटम्स, 4 मिसाइल सिस्टम्स, 4 माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और 7 और भी अलग तरह के मटेरियल्स। तो टोटल अलग अलग तरह के 156 इक्विपमेंट्स को, चाहे वो आपके आर्मी के लिए, नेवी के लिए, एयरफोर्स के लिए, सबके लिए इंडिया ने रास्ता खोल दिया है कि अब इन सारी चीजों को हम एक्सपोर्ट करेंगे इस एरो इंडिया के दौरान, जो कि काफी बड़ा अचीवमेंट है। ये एरो इंडिया काफी स्पेशल है और भी कई चीजों की वजह से, जो हम डिस्कस करते रहते हैं अपनी वीडियोज में। तो ये सारी चीजों का एक्सपोर्ट खोलना, इंडियन ओशन रीजन में अपने आप को नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बताना, देशों का इसमें इंटरेस्ट दिखाना, ये सब कुछ एक ही ओर इशारा करता है कि भारत भविष्य में अगला सुपर पावर जरूर बनेगा। लेकिन अमेरिका का काटसा प्रॉब्लम कर सकता है, तो आप वो वीडियो जरूर देखिएगा कि काटसा की वजह से थोड़ी दिक्कत हो सकती है इंडिया को। काटसा वाली वीडियो आपको स्क्रीन पे ही दिख रही होगी इस समय। मैं मनीष मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।